नमस्कार। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अंतर्गत आज हम अपना तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है जनसंख्या संगठन। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व पाठ के मुख्य अंशों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना देखेंगे। इसके पश्चात हम लिंग संगठन देखेंगे। फिर बाद में जनसंख्या में स्त्रियों का महत्व देखेंगे। इसके पश्चात आयु संरचना देखेंगे। आयु लिंग पिरामिड देखेंगे, जिसमें विस्तारित जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, ह्रासमान जनसंख्या देखेंगे। फिर वृद्ध होती हुई जनसंख्या देखेंगे। विश्व के कुछ चयनित देशों का ग्रामीण नगरीय संगठन देखेंगे। साक्षरता के बारे में देखेंगे और व्यावसायिक संरचना के बारे में सीखेंगे। पाठ के मुख्य अंश देखने के बाद आइए अब पाठ को विस्तारित रूप से समझें। एक बार फिर से अपने पाठ के शीर्षक को याद कर लेते हैं। अध्याय 3 जनसंख्या संगठन। कृपया आप ये नोंद करें कि यह पाठ एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक 2019-2020 के संस्करण पर आधारित है। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जनसंख्या को अलग करने वाली, पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। इस प्रकार किसी भी जनसंख्या की विशेषताएं क्या हो सकती है? एक, आयु, लिंग, ग्रामीण या नगरीय, इनके व्यवसाय कौन कौन से हैं, शिक्षा का स्तर कैसा है, लोगों की जीवन प्रत्याशा कैसी है। लिंग संगठन। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे सेक्स रेशियो कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है: पुरुष जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुना 1000, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। भारत में इस सूत्र का प्रयोग करके निम्न प्रकार से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है: स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। यहां बाजू में स्त्री और पुरुष के प्रतीकात्मक चित्र दिए हैं। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, स्त्रियों के प्रति भेदभाव किया जाता है, वहां
लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होगा। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री एवं शिशु की हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न हो सकता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। किसी भी देश में स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होने के कारण क्या हो सकते हैं? एक, उनके साथ लिंग भेदभाव अर्थात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो, स्त्रियों की हत्या की जाती हो किसी न किसी कारणवश, शिशुओं की हत्या की जाती हो, खास करके बालिकाओं की, स्त्री भ्रूण हत्या की जाती हो या स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का प्रचलन हो, तो उस देश में या उस समाज में स्त्रियों की जो सामाजिक आर्थिक दशा है वो निम्न होती है। कुदरत से स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अधिक जैविक लाभ मिला है, क्योंकि वो पुरुषों की तुलना में अधिक स्थितिस्थापक होती है। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती है समाप्त हो जाता है और कुदरत की ये जो बख्शिश है उसकी दशा समाज में दयनीय रहती है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात यूरोप के लेटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है। इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। वहां पर महिलाओं की संख्या कम है। विश्व के मानचित्र में यूरोप की परिस्थिति देखिए, इसके पश्चात एशिया की परिस्थिति देखिए। यूरोप में हम लेटविया नाम के देश का लोकेशन देखेंगे उत्तरी यूरोप में, और एशिया में संयुक्त अरब अमीरात की जो भौगोलिक स्थिति है वो देखें। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में है। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्तरवास करने के कारण है। वहां पर लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है। यह चित्र संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय का है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आया हुआ है। आयु संरचना
विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है तो जनसंख्या युवा है। 15 से 59 वर्ग की आयु क्रियाशील जनसंख्या कहलाती है। वहीं 0 से 14 वर्ष तथा 60 वर्ष के ऊपर के लोग आश्रित जनसंख्या में आते हैं। आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। यहां पर आप देख सकते हैं बायां भाग पुरुषों के लिए और दायां भाग स्त्रियों के लिए है। चित्र 3.1, 3.2 और 3.3 जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार दिखाते हैं। पहला विस्तारित जनसंख्या दिखाता है, दूसरा स्थिर जनसंख्या दिखाता है और तीसरा ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इन तीनों प्रकार के पिरामिड को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले विस्तारित होती जनसंख्या। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया। यहां पर मैप में आप उसकी परिस्थिति देखिए। अफ्रीका का एक देश नाइजीरिया, उसका ये आयु लिंग पिरामिड है। जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। बच्चों की संख्या यहाँ पर अधिक देखी जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मेक्सिको के पिरामिड की रचना यदि करते हैं उनकी जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, तो उनके पिरामिड भी ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर ऊंचा है और निम्न आयु वर्गों की जनसंख्या विशाल पाई जाती है। विस्तारित होती जनसंख्या का उदाहरण बांग्लादेश, जिसकी भौगोलिक अवस्थिति आप देखिए एशिया के मानचित्र में। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के मानचित्र में विस्तारित होती जनसंख्या का उदाहरण मेक्सिको देश है, जो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रकार स्थिर जनसंख्या आयु पिरामिड में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का आयु पिरामिड दिया गया है, जो कि एक घंटी के आकार का है, जो शीर्ष यानी टॉप की तरफ ऊपर की तरफ शुंडाकार अर्थात शुंड के आकार का होता है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर रहती है। मानचित्र में ऑस्ट्रेलिया देखिए, जहां पर जितना जन्म दर है लगभग उतना ही मृत्यु दर है और जनसंख्या स्थिर रहती है।
ह्रासमान जनसंख्या। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। आप देखिए इस पिरामिड में जो उसका बेस है, आधार है, वो संकीर्ण है, संकरा है, और जो उसका टॉप है वो शुंड के आकार का है। ह्रासमान जनसंख्या का उदाहरण जापान, जहां पर जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक वृद्धि देखी जाती है। बच्चों, आयु पिरामिड के विभिन्न उदाहरणों को समझकर अपने स्कूल के बच्चों का एक जनसंख्या पिरामिड आप बनाइए और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है इसका वर्णन करें। क्या जनसंख्या भी वृद्ध होती है? हाँ, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यह 20वीं सदी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है, वहीं बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीयों में विभाजन जनसंख्या कहाँ रहती है, निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। आइए इन बातों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहती है। चित्र 3.4, जिसमें कुछ चयनित देशों के उदाहरण लेकर ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राजील, नेपाल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड आदि के उदाहरण लिए गए हैं। बाईं ओर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियां हैं। आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कनाडा, उत्तरी अमेरिका में और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। यहाँ जिम्बाब्वे तथा नेपाल अल्प विकसित देशों के उदाहरण है, जबकि कनाडा और फिनलैंड विकसित देशों के उदाहरण है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। अर्थात ग्राम में पुरुष ज्यादा देखने को मिलेंगे और
नगर में स्त्रियां अधिक देखने को मिलेगी। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। आपको गांवों में स्त्रियां अधिक देखने को मिलेगी और नगर में पुरुष अधिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुरुष वर्ग रोजगार के विभिन्न अवसरों की तलाश में ग्राम छोड़कर शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। उत्तरी अमेरिका के मानचित्र में आप कनाडा की परिस्थिति देखिए और कनाडा के दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका की भौगोलिक परिस्थिति देखिए। वहीं यूरोप के मानचित्र में आप फिनलैंड की अवस्थिति को देखिए। अफ्रीका के मानचित्र में जिम्बाब्वे का संदर्भ लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे नाम का देश। वहीं एशिया में पाकिस्तान, नेपाल और भारत की अवस्थिति को देखिए। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि की इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। साक्षरता। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की भी योग्यता है। तो 7 वर्ष से आयु से जो अधिक आयु वाला कोई व्यक्ति है वो पढ़ लिख सकता है और अंकगणितीय परिकलन भी करता है, तो वो साक्षर कहलाएगा। भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया, जो कि 5 मई 1988 को चलाया गया था। व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष दोनों कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, निर्माण, व्यावसायिक परिवहन, सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाएं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का
एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन है। यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं की बात चली है, तो कुछ विस्तार से आर्थिक क्रियाओं के बारे में समझते हैं। आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचम क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, जिसमें व्यावसायिक कृषि और निर्वाह कृषि दोनों को सम्मिलित किया गया है, खनन कार्य, वानिकी, पशुपालन, शिकार, संग्रह करना, मत्स्य पालन और क्वारी वर्क को भी लिया गया है, खनन कार्य। इसमें कच्चे माल के पैकेजिंग व प्रसंस्करण को भी सम्मिलित किया गया है। द्वितीय क्रियाओं में सभी प्रकार की विनिर्माण क्रियाएं, निर्माण क्रियाएं व प्रसंस्करण से संबंधित जो भी विनिर्माण की इकाइयां हैं, वो द्वितीय क्रियाओं में आती है। तृतीय क्रियाओं में सभी प्रकार के व्यापार, जिसमें थोक व्यापार और फुटकर व्यापार भी सम्मिलित है, परिवहन और वितरण, रेस्टोरेंट, क्लेरिकल सेवाएं, जनसंपर्क माध्यम, पर्यटन सेवाएं, बीमा, बैंकिंग सेवा तथा स्वास्थ्य एवं कानून से संबंधी जो सेवाएं हैं, वो तृतीय क्रियाओं में आएगी। चतुर्थ क्रियाएं, जिसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, बुद्धिजीवी वर्ग इसमें सम्मिलित है, जो कि विविध प्रकार के प्रौद्योगिकी या नवाचार करके अपना योगदान देते हैं। पंचम क्रियाएं, जिसमें उच्च कक्षा के उच्चाधिकारी, जैसे कि सरकारी विज्ञान से संबंधित यूनिवर्सिटी में कार्यरत, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं लेते हो ऐसे अधिकारी, स्वास्थ्य क्षेत्र के उच्च अधिकारी, कल्चर और जनसंपर्क माध्यम के जानकार उच्च अधिकारी, ये सब पंचम क्रियाओं के अंग है। इसमें पुलिस और अग्निशमन विभाग के ऐसे अधिकारी हैं जो कि जनता में निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए जाते हैं। ये सब पंचम क्रियाओं में आता है। तो इस प्रकार ये जनसंख्या संगठन पाठ संपन्न हुआ। मैं यह आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ की सारी संकल्पनाएं आप ठीक से समझे होंगे। यदि इसके उपरांत भी आपको यह पाठ समझने में कोई परेशानी अनुभव हो रही हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मेरा संपर्क करें। अपनी जो भी क्वेरीज है, प्रश्न है, पूछे, मैं उसे हल करने का भरसक प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और नियमित रूप से अभ्यास करें। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।